नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में बात होगी बिहार में सियासी झांकी, क्या योगी ही काफी। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे आप कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? देखिए, अभी तक बीएलओ के पास फॉर्म भी नहीं है। आप कौन से उसकी बात कर रहे हैं? ये सब लोगों को मताधिकार से वंचित करना है। दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को उनके मताधिकार से रोकना है। ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग सड़क के ऊपर लड़ने का काम करेंगे। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो बिना वजह एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर एक आवश्यक एक्सरसाइज है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और एसआईआर का जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि जो भी फेक वोटर्स हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है। बिहार की सियासी लड़ाई का पहला पड़ाव आ चुका है। पहले चरण के प्रचार में न सिर्फ ताबड़तोड़ वार पलटवार दिखे बल्कि कई नए नारे भी सुनाई दिए। आज सीएम योगी ने बिहार चुनाव प्रचार में रोड शो किया तो जनता ने जमकर फूल बरसाए। सीएम योगी ने बिहार की धरती से यूपी में माफिया के सफाई वाला वार किया। एक तरफ उन्होंने विपक्ष पर माफिया को गले लगाने वाला वार किया तो दूसरी तरफ कल सीएम योगी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर जो फ्लैट्स तैयार किए गए हैं उसकी चाबी सौंपने जा रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि मुख्तार से कब्जा छुड़ाया, गरीब का आशियाना बनाया और बिहार में सियासी झांकी, योगी ही काफी। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं और गेस्ट पैनल जो हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव जी ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष हिंदवी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हमारे साथ प्रवक्ता वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार में ज्वाइन कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। स्वागत आप सभी लोगों का। चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले राउंड का शोर खत्म, अब नेताओं का जोर तेज। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो सारा जोर था वो सभी पार्टियों ने लगा दिया है। जबरदस्त सियासी हमले, एक दूसरे को घेरना, इसके अलावा बहुत से सियासी नारे और तराने इस राउंड में हमें सुनने को मिले हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर उठा है। मुख्तार से कब्जा छुड़ाया, गरीब का आशियाना बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बिहार में भारी डिमांड है और एलजेपी से लेकर जेडीयू, बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां उनकी हो जाएं और वो जहां भी जा रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से माफिया का सफाया हुआ है उसका जिक्र कर रहे हैं और जो जमीनें छुड़ाई गई हैं माफिया से, उस पर जो गरीबों का घर बना है उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष को घेर रहे हैं। बिहार में सियासी झांकी, योगी काफी, ये बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। और सबसे पहले सवाल यही कपिल श्रीवास्तव जी आपसे कि बार बार बिहार से जाकर माफियागिरी का जिक्र कर रहे हैं सीएम योगी और आज तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग माफियाओं को गले लगाते थे लेकिन हमने माफियाओं का सफाया कर दिया और कल ही मुख्तार अंसारी से छुड़ाई गई जमीन पर जो गरीबों के लिए फ्लैट्स बने हैं, जो जिसके विजुअल भी चल रहे हैं, उनकी चाबियां सौंप सकते हैं गरीबों को। अब उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्या पिछली सरकारों में थी इतनी हिम्मत कि एक तो माफिया के हलक से हाथ डालकर जमीन चुरा ले कब्जे की, ऊपर से उस पर फ्लैट बनाकर गरीबों को सौंपते। देखिए आस्था जी, मैं एक चीज ये कहता हूं कि कहावत कही जाती है कि जो हरियाली के अंधे होते हैं उनको सिर्फ हरियाली ही दिखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के चुनाव में गए और पीठ अपनी ठोक रहे हैं।
आपन करनी बार अनेक बार बहु करनी, अपने मुंह मिट्ठू बनना। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर माफियागिरी कम हो गई है तो सब तो आपके पार्टी में चले गए माफिया। एडीआर की रिपोर्ट है 35 सांसद और 57 विधायक, हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम, यानी ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, अजमानती अपराध, अक्षमनीय अपराध। और ये ब्रिजेश सिंह, ये कुंटू सिंह, ये पंडित सिंह, ये धनंजय सिंह, क्या सेलेक्टिव माफिया होते हैं? और एक माफिया को मारने के लिए जो आप 3 माफिया बनाते हैं वो तो अद्वितीय है। उनका क्या हुआ? वो माफिया तो बन गए ना, कहां है वो? क्या हो रहा है उनका? तो आप इनके भी जमीन पे तो बनाइए। और सबसे बड़ी बात, एक बात कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पे तो खुद ही 302, 307 कपिल जी, 153 के मुकदमे रहे। एक सेकंड, कपिल जी, मुख्तार अंसारी की बात हुई तो जो उससे जमीन छुड़ाकर फ्लैट दिए जा रहे हैं, सच्चाई है ना? ईडब्ल्यूएस को, वीकर सेक्शंस को ये फ्लैट दिए जा रहे हैं और वो बार बार कहते हैं कि भाई अपराधियों के उस पर मृत्यु पर जाकर फातिहा पढ़ेंगे या उनको गले लगाएंगे। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे मत बांटा जाए। जिनका हम नाम ले रहे हैं वो साधु संत थोड़ी ना है। ब्रजभूषण सिंह हुए, ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, बात जब माफियागिरी की चलेगी। एक सेकंड बात कर लूं, 10 सेकंड में अपनी बात कह लूं, फिर शरद भाई कह लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पे स्वयं 302, 307 के मुकदमे हैं जो स्वयं उन्होंने उठाए। गोरखनाथ पीठ का एक मंदिर है जो तुलसीपुर में है, उस मठ ने वहां पर तमाम ब्राह्मणों की जमीन कब्जा कर ली। और यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप इनका डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पिपराइट के अंदर जंगल भूषण में माननीय योगी जी ने, ठीक है शरद त्रिवेदी जी, और जिसके वहां के काश्तकार जो है वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो उस पर भी ईडब्ल्यूएस क्या बन जाए? ठीक है शरद त्रिवेदी जी, जवाब आपका। पहले राउंड का शोर खत्म हो गया है और लेकिन नेताओं का जोर जो है वो जबरदस्त तरीके से अब भी दिख रहा है। अलग अलग तरीकों से लोग बयान भी दे रहे हैं, पब्लिक मंचों से जाकर कह भी रहे हैं बिहार में फर्स्ट राउंड की वोटिंग बहुत करीब है। देखिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। क्या आज है उत्तर प्रदेश और क्या पहले उत्तर प्रदेश था जब हमको मिला था? 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हमने उसको 3 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ का बजट दिया है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जो जिसमें सबसे ज्यादा सरप्लस जनरेट हुआ है। डेट से हम लोग सरप्लस में आ गए। 35,000 करोड़ अतिरिक्त धन एकत्रित किया गया है टैक्स से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, उत्तर प्रदेश 40% पूरे भारत की जितनी भी सड़कें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। 19 उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बने हैं। 66 करोड़ सिर्फ इलाहाबाद में टूरिस्ट आया है। ये इसी वजह से आया है क्योंकि माफिया को उसकी जगह पहुंचा दिया गया। माफिया माफी मांग रहा, आतंकी आतंकित है। एक बम नहीं फटा है। क्या ये सारे आतंकी सन्यासी हो गए, धर्मात्मा हो गए हैं? ये एक क्यों करके देखे ना। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री अपराधी के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाते हैं। अब जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन है उनको अतीक अहमद से डर नहीं लगता है जो उनको घर में घुस के मारा था। उत्तर प्रदेश को जो तीसरे नंबर पे था, 13वें नंबर पर था ईज ऑफ बिजनेस में, वो दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। पहले 9वीं थे, अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये हमने करके दिखा दिया। और माफिया को मिट्टी में मिलाने को कहा था। मैं उसमें एक और ऐड करना चाहता हूं कि आजम खान साहब की पत्नी जो है फातिमा तंजीम, उनके खुद का हमसफर रिजॉर्ट है वो सरकारी जमीन पे बना था। ये सामंजस्य था अपराध के बीच में कि जो थाना था वो प्राइवेट जमीन पे था और मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण था। ये अब सामंजस्य खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश पहले कट्टे पे बनाता था, अब कलाशनिकोव बनाता है। पहले डाकू थे, अब ड्रोन बनाते हैं। और हम उत्तर प्रदेश में अब बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। ये कार्य करके हम लोगों ने देखा है सिर्फ 8 साल में। ठीक है मनीष जी, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे, पहली बार पीएम बने थे, तो उन्होंने आके कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और किसी भी संस्थान या किसी भी राज्य या देश की व्यवस्था, वो कहते हैं ना टॉप टू बॉटम, हमेशा ऊपर से चीजें ट्रैवल करती हैं। तो आज जिस माफियागिरी पे अंकुश की बात होती है, जिस भ्रष्टाचार के खात्मे की बात होती है, उनसे जमीन लेकर ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बनाकर उनको कल चाबियां भी दे दी जाएंगी। और बिहार में जिस तरीके से चुनाव में इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है
और बिहार के बारे में हम सब जानते हैं कि वहां किस तरह अपहरण से लेकर और क्राइम कितना ज्यादा रहा है, फिल्में बनी हैं उसके ऊपर। आशा जी मुझे 2 से 2.5 मिनट दीजिएगा, बीच में रोकिएगा मत। उत्तर प्रदेश के जो फेल्ड सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप सोचिए इनको बिहार क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि बिहार में खुद पिछले 20 सालों में अराजकता का माहौल रहा है नीतीश राज में, इसलिए क्योंकि अब पूरे चुनाव को पोलराइज करना है, अब ये एक लक्ष्य है। और पूरे भारत में सबसे बड़े तुष्टीकरण के कोई नायक हैं, हिंदू मुस्लिम करने के कोई नायक हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए अब बिहार में इनकी डिमांड बढ़ गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आइए, जैसे हमारे भाई साहब शरद जी कह रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी में बोल गए कि वो साहब उत्तर प्रदेश में एक्सेस हो गया, सरप्लस हो गया और ये हो गया। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 2025 में उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। प्रति जो सिटीजन है उसमें 37,500 का कर्जा है। 2019 में ये 6 लाख करोड़ था, ये बढ़ के 9 लाख करोड़ हो गया है। तो कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आपका जितना टोटल बजट है उससे ज्यादा कर्जा हो चुका है। दूसरी बात, आप बार बार क्राइम की बात करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, एनसीआरबी हम नहीं निकालते हैं, कांग्रेस दफ्तर में नहीं निकलता है, केंद्र सरकार की एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कहती है कि महिलाओं और दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। यूपी पुलिस की जो अपनी लिस्ट है माफियाओं की 61 लोगों की है। बार बार खाली मुख्तार अंसारी की बात क्यों करते हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि वो उसको उपलब्धि मानते हैं। अरे कभी इससे पहले हुआ है किसी माफिया से जो है कब्जाई हुई जमीन वापस लेकर उस पर गरीबों के लिए घर बनाकर उनको दे दिया था। मैंने आपसे जमीन तो एक ऐसी चीज है ना, माना जाता था कि भाई जो कब्जा हो गया, जिस दबंग ने कब्जा लिया, मुकदमा चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा। अरे एक मिनट बात डाइल्यूट हो जाएगी, रुक जाइए। नहीं डाइल्यूट नहीं होगी, मैं कह रही हूँ इस पर भी बोलिए आप। मैं अपनी बात पूरी कर लूं आदरणीय आस्था जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा 61 माफियाओं की लिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस निकालती है क्या? रामू द्विवेदी, ब्रजेश सिंह, अजय प्रताप सिंह सिकाई, ये लोग माफिया नहीं है? ये लोग भी तो माफिया हैं। क्यों योगी जी अपने नाम, इनका भी नाम लेना। मेरा ऑब्जेक्शन मुख्तार के नाम लेने पर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरे चुनाव को पोलराइज करना है, आपका लक्ष्य वही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी एजेंसीज हैं, नीति आयोग से लेकर योजना आयोग और ये 10 सेकंड ये सब ये बताती हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। नीति आयोग कहता है स्वास्थ्य सेवाओं में आप 19 राज्यों में 18वें नंबर पर हैं। आप जब गरीबी की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम में आप बिहार के जस्ट ऊपर हैं। गरीबी आपके यहाँ सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी आपके यहाँ सबसे ज्यादा है। आप आत्मश्लाघा से डूबे हुए अपनी पीठ थपथपाने वाले मुख्यमंत्री हैं। आपको बिहार सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि आप आइए और पूरे चुनाव को एक धार्मिक रंग दीजिए, नफरत फैलाइए और पोलराइज करिए। शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी। देखिए, मुझे गर्व है, मेरे मित्र ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। कम से कम आज किसी ने माना तो मैं तो साधुवाद इनको देना चाहता हूं। अभी तक तो हम पे यही आरोप लगता था हम हिंदू हिंदू करते हैं। इन्होंने कम से कम आज पहली बार आपकी चैनल पर माना है कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। हम सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, विद्वेष फैलाते हैं और यहूदी 168 हैं गुजरात में, जिनको आपके कहने से बातें बदल नहीं जाएंगी। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया ही मेरे बीच में ना बोले। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में, हमने उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। ये हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और एकता के जो बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं का पहला अधिकार है भारत के रिसोर्सेज पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। सोनिया जी के आंसू बहते, मुसलमान के आंसू नहीं बहते, सोनिया जी के आंसू बहते। ये सेकुलर फ्रंट की प्रॉब्लम है, ये मुसलमान की समस्या नहीं है। और जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था ओसामा बिन लादेन जी और हाफिज साहब, ये किसी मुसलमान ने नहीं कहा था। ये हार्डकोर सेकुलर पार्टी है और इन्हीं की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए 55 लाख रुपए पंजाब सरकार के, पंजाब की जनता के खर्च किए थे कि उनको उत्तर प्रदेश में ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये खर्चा तो ऑन रिकॉर्ड है और हम उनको उत्तर प्रदेश में लेके आए, घाट तक उनको पहुंचा दिया। उनकी काट कीजिए। इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि कम से कम आंकड़ों की काट आंकड़ों से होनी चाहिए। त्रिवेदी जी, आप एक बहुत ही बुद्धिमान भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपसे उम्मीद हम यही करते थे, लेकिन आप भी उसी में चले गए। कोई अच्छा, एक सेकंड शरद जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले नीलप कुमार जी हमारे बीच में वीआईपी पार्टी से हैं, वो एक बार अपनी बात रख लें और वरिष्ठ पत्रकार का भी एक कमेंट उसके बाद हम लेंगे। नीलप जी, जिस तरह बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां जो है वो डिमांड में हैं और वो माफिया और क्राइम कंट्रोल को लेकर जो घेर रहे हैं, उसके बाद
विपक्षी पार्टियों के पास क्या जवाब है इस बात का? आस्था जी, आपने अभी योगी मॉडल की बात की है। योगी जी कल आए भी थे हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। उन्होंने यहाँ पे अपना प्रचार भी किया विधानसभा प्रत्याशियों के लिए भाजपा के। आपने योगी और ये बुलडोजर की आपने बात की है। अगर बुलडोजर से ही देश चलना है तो फिर आप संविधान को खत्म कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दीजिए। अगर सारा सॉल्यूशन ही योगी मॉडल है और बुलडोजर है तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है, यहाँ पे संविधान की क्या जरूरत है? ये तो तानाशाही मॉडल है, योगी मॉडल थोड़े। ये बीजेपी का तानाशाही मॉडल है, जिस वो बिहार आकर बिहार लोगों को, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। वो यहाँ पे रोजी रोजगार के मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ रही है। बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार मिले उसके लिए इंडिया गठबंधन काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या बुलडोजर पर यहाँ पे नहीं होने वाला है योगी जी का यहाँ पे राजनीति। हम लोग युवाओं को कैसे रोजी रोजगार मिले, हर घर कैसे, लेकिन इसका जवाब भी तो नीलाभ जी कोई नहीं दे पा रहा ना कि भाई इतना पैसा आप लाएंगे कहां से? आपने घोषणा तो कर दी हर घर में एक सरकारी नौकरी। आस्था जी, व्यवहारिकता पर जब सवाल पूछा जाता है, इस पर सवाल पूछा जाता है कि इतना फंड, इतना पैसा आप कहां से लाएंगे, क्या जनरेट करेंगे बिहार से, कैसे जनरेट करेंगे, बताइए। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप याद करिए नीतीश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है बिहार विधानसभा में, जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने पूछा था तो वहां पे कि हम नौकरियां देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया कि पैसा अपने बाप के घर से लाओगे। ऑन रिकॉर्ड बयान है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। उसके बाद जब तेजस्वी जी के साथ मिलकर 17 महीने की सरकार बनी, उसमें 5 लाख बिहार के नौजवानों को तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो अगर हम कह रहे हैं, हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेता, हमारे महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी जी कह रहे हैं तो जो बिल्कुल देंगे, हम वादा निभाएंगे। प्रतिभान त्रिपाठी जी, सिर्फ कह देने भर से बिहार की जनता या बिहार के लोगों के, आप पॉलिटिकल सेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा यूपी और बिहार के लोगों में थोड़ी अधिकता मानी जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अवेयर हैं और बहुत कम उम्र से ही लोग जो है वो बातें, चर्चाएं, पॉलिटिक्स को समझने लगते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन एक चुनावी वादा कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, और कैसे होगी सवाल पूछा, उसकी दलील भी आप सुन रहे हैं। क्या व्यवहारिकता पर जब उसको परखा जाएगा, सुनने में तो वोटर को बहुत ही बात आकर्षित करेगी कि हाँ भाई बेरोजगारी मुद्दा है और हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। राजनीतिक लोगों को के सामने बड़ी समस्या है कि वो उन्हें क्या किस सीमा तक कहना है, ये सोचते नहीं है, भविष्य के बारे में सोचते नहीं कि हम उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहते हैं, कह देते हैं, उन्हें पूरा करना है कि नहीं करना, पूरा करना ही नहीं है, इसीलिए कह देते हैं। अगर कहने की बात की लाज रखने की बात होती तो इतनी बड़ी बात ही नहीं। तो जहां 12,68,000 करोड़ का बजट चाहिए जितनी नौकरियों के लिए, 2,80,00,000 परिवारों के लिए, कहां से लाएंगे नौकरी? इतने सालों में तेजस्वी जी के माता पिता दोनों 20 साल तक लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल 20 साल। इन लोगों ने 20 साल कितनी नौकरियां दी? उसी मॉडल को आप देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं। कहना और करना दोनों में फर्क होता है। रही बात योगी जी के बिहार में उपस्थिति की, तो अगर योगी जी उचित नहीं है, ठीक नहीं है, अपील नहीं करते तो उन्हें फिर उनको चर्चा में लाया क्यों जाता है? इसका मतलब कि विपक्ष को उनके बोलने पर, उनकी बातें कहने पर आपत्ति है। आपत्ति इस बात की है, सही है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म किया है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, ये सच है। उनको जो जिस तरह से उनकी पूजा की जाती थी, उनकी पूजा न करके उनका जो स्थान था वो दिया गया है। कि परिस्थितियां क्या बनी, कैसे बनी, वो अलग विषय है। लेकिन संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में विकास की जो धारा है वो इसी तरह दिखाई पड़ती है कि यहाँ जितने अधिकतम यहाँ बने हैं एक्सप्रेस बेस, उतने देश के किसी और राज्य में नहीं बने, ये दिखाई पड़ता है। अब जहां तक सरकार में कुछ खामियों की बात है, वो खामियां हर जगह होंगी। कोई भी सरकार पूरी तरह की खामियों को दूर नहीं कर सकती है, कोई प्रतिपूर्ति अच्छी तरह से नहीं कर सकती। लेकिन बताएं कि संगठित अपराध कम हो गए, करने की कोशिश की गई थी। और ये मैं नाम लेता हूँ, एक मैं नाम लेता हूँ। कपिल जी 10 सेकंड पूरा कीजिए, फिर मनीष जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वरिष्ठ पत्रकार बन करके बैठ जाना और विदाउट आंकड़े आप बात कर रहे हैं। जिस सरकार के पास 2023 के बाद से एनसीआरबी के आंकड़े देने की क्षमता ना हो, जिस सरकार के पास श्रम विभाग के अंदर जो इनरोलमेंट होता था रोजगार के लिए कार्यालय बंद कर दिया गया हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। 255 लाख करोड़ रुपए जिस भाजपा की सरकार ने विदेशों से, ठीक है, आपको जवाब शरद त्रिवेदी जी देंगे, आपको जवाब शरद त्रिवेदी जी देंगे, मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी की बात सुन लेते हैं। बोलिए मनीष जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात मत कीजिए। वो आकलन कर रहे हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें हर दौर की सरकारें दिखी। रतिभान जी, ठीक है, नहीं एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं। मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए, उसके बाद में शरद जी का रुख करेंगे। आप लोगों की बात का जवाब शरद जी देंगे। मनीष जी बोलिए। कपिल जी शांत रहिए, शांत रहिए। बोलिए मनीष जी। देखिए, आदरणीय जी दो झूठ उस डिबेट में बोले। पहला कर्ज वाला मैंने खारिज किया, दूसरा वो कहा कि संसाधनों पर पहला हक वाला, वो पहला झूठ नरेंद्र मोदी जी ने बोला था मंच से, वो फैक्ट चेक आ गया है कि ऐसा कोई बयान मनमोहन सिंह ने दिया गया था, कंप्लीट बयान था, उसका फैक्ट चेक आ चुका है। तो ये झूठ बोलकर भागने की आदत इन लोगों की है, इसको छोड़ दीजिए। रही बात जो ये रोड बनाने की बात आदरणीय रतिभान जी कर रहे थे, पहली बरसात में सारी रोडें ढह जा रही हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखा रहे हैं, जबरदस्त भ्रष्टाचार रोड बनाने में हुआ है। तीसरी बात, एक कुंभ में एक माफिया रील बना रहे थे, वो शायद फोटो ये लोग भूल गए हैं। माफिया राज कोई खत्म नहीं हुआ है, उसका रूप बदल गया है। अब मुख्यमंत्री जी के सजातीय रील बना रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री जी शांत हैं। ठीक है, शरद जी जवाब। बिहार की हो रही है, बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे भारत में एनडीए के शासन में। इनके ये जो कह रहे हैं वही है, सरकारी नौकरी दे देंगे, पहले हिमाचल प्रदेश में ये। अच्छा, जवाब सुन लीजिए। आप 3-4 लोगों ने एक साथ प्रश्न किया, अब आप जवाब सुन लीजिए ना। शरद जी वैसे भी बहुत लाउड होकर नहीं बोलते, तनख्वाह नहीं दे रहे। जवाब सुन लीजिए शांति से, अभी समय है मेरे पास में, मैं दोबारा आपको दोबारा पॉइंट रखने का मौका दूंगी। एक बार उनका जवाब आ गया। बोलिए शरद जी। आस्था जी, ये क्या करेंगे बिहार में? सबसे पहले हिमाचल में तनख्वाह दे दे अपने विधायकों को, सरकार बाद में चलाइए। सुनिए मनीष जी जवाब सुनिए। आपने 3% 3 रुपया वहां पे पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, उसके बाद अब तंखा नहीं दे पा रहे। आप पहले वहां तनख्वाह दीजिए अपने लोगों को। अरे आप केंद्र में बैठे, केंद्र में कम कर दीजिए, लूट रहे हैं जनता को। आपने पिछले 3 रशिया से सस्ता तेल ला रहे थे, फायदा क्यों नहीं लाए? बताइए 70 लाख मिलेगा, कहां से लाएंगे? शेयरिंग तो दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? 1.25 करोड़ लोगों को आप नौकरी देने जा रहे हैं, रशिया से तेल ला रहे थे। ठीक है, एक दूसरे की बात सुनिए ना। मनीष जी आपने सवाल पूछा, आपने नौकरियों की बात पर आपने कहा कि हाँ हम देंगे नौकरियां। अब वो कह रहे हैं कि हिमाचल में जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है अपने विधायकों को सैलरी देने के लिए। ये तमाम झूठ बातें कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कि हिमाचल में तो पूरी खबर है प्रकाशित कि भाई रेवेन्यू नहीं है, वो तो विधायकों की सैलरी जो है वो कैसे जाएगी। ये तो रिपोर्ट है ओपन। अरे सुनिए, तो हिमाचल एक छोटा स्टेट है और अभी तमाम वहां पर प्राकृतिक आपदा और तबाही आई है, उसकी वजह से समस्याएं हैं। नहीं, आपदा से पहले की बात है ये सरकार बनने के बाद की बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था सरकार बनने। छोटा सा स्टेट है, उसके अपने रेवेन्यू के सीमित साधन है और वहां पर सबसे ज्यादा रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर समस्याएं आ रही हैं। चलिए लास्ट 30 सेकंड है शरद जी, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को हम अग्रणी राज्यों में उनको लाने जा रहे हैं। बिहार जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बनने जा रहा है और एनडीए की सरकार बनेगी। मैं अभी अपने मित्रों को निमंत्रण दे रहा हूं शपथ में आने के लिए। इसका जवाब तो ले लीजिए। बोलिए। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, पूरे देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार में है और सबसे पलायन नौकरी के लिए। 20 साल में हुई है, पहले सब नौकरी के लिए सारे अंबानी थे, अडानी थे, अभी ये 20 साल में सब गरीब हो गए, एकदम अडानी को भी 1 रुपया जमीन दिया आपने ना। चलिए, सियासी बहस लगातार चलेगी क्योंकि बिहार में चुनावी मंच सज चुका है। पहले चरण की वोटिंग का पड़ाव बहुत नजदीक है और इसीलिए सियासी हमले तीखे होते जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासी लड़ाई का पहला पड़ाव आ पहुंचा है। पहले चरण के प्रचार में न सिर्फ ताबड़तोड़ वार पलटवार दिखे हैं, बल्कि कई नए नारे भी सुनाई दिए। आज सीएम योगी ने बिहार चुनाव में रोड शो किया तो जनता ने बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए। हालांकि उसके बाद वो विपक्ष के भी निशाने पर आ गए। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।